Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss Section 4 of Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 4 of the Land Revenue Act deals with the definition clause. यानी कि इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। उन तमाम वर्ड्स के मीनिंग इस सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन क्लॉज में बताए गए हैं कि आगे जो भी वर्ड यूज होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस वर्ड का ये मीनिंग कंसिडर किया जाएगा। डेफिनेशन क्लॉज इसीलिए बनाई जाती है कि इस एक्ट के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर यूज होने वाले वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग इस एक्ट के अंदर क्या लिया जाएगा। पहली चीज आती है इसमें हमारे पास एग्रीकल्चरल ईयर। एग्रीकल्चरल ईयर को अगर हम उर्दू में कहें तो इसका मतलब है ज़रई साल। अब ये ज़रई साल क्या मतलब है, कब स्टार्ट होगा? एग्रीकल्चर ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। यानी कि पहली बात ज़रई साल कब शुरू होगा? जुलाई की पहली डेट को। पहली बात 1 जुलाई की कर दी, उसके साथ और ऑन सच अदर डेट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया। या फिर पहली बात 1 जुलाई की, लेकिन उसके साथ ये कहा गया है या कोई भी ऐसी डेट जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के अप्रूवल से डिसाइड करती है। यानी कि गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन के थ्रू किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए कहा है कि एग्रीकल्चर ईयर इस डेट को स्टार्ट होगा। वो कोई भी डेट हो सकती है जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ डिसाइड करेगा। एग्रीकल्चर ईयर जनरल रूल क्या है कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ये कहा गया है कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी और डेट को भी बता सकता है कि फलां एरिया के लिए एग्रीकल्चर ईयर इस डेट से स्टार्ट हो जाएगा। पहली डेफिनेशन एग्रीकल्चर ईयर। सेकंड आ जाती है हमारे पास एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिंपली अगर हम एरियर्स का मीनिंग देखें तो एरियर्स का मीनिंग दिया जाता है बकाया जात। जितनी भी बकाया जात हैं, जो चीज़ पे नहीं की गई। अब यहाँ पर किस चीज़ के बकाया जात? लैंड रेवेन्यू के। जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है किसी भी ज़मीन से, उसके एरियर्स की बात की गई है। एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू को सेक्शन 4 किस तरह से डिफाइन करता है? मीन्स द लैंड रेवेन्यू विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेएबल। पहली बात वही चीज कि वो लैंड रेवेन्यू जो कि पे नहीं किया गया, अब वो कब अनपेड हो जाता है? आफ्टर द डेट, उस डेट के बाद जिस डेट के ऊपर इसको पे करना था। यानी कि जो लास्ट डेट थी उस लास्ट डेट पर अगर रेवेन्यू पे नहीं किया गया तो उसके बाद इस अनपेड रेवेन्यू को एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा। यानी कि लैंड रेवेन्यू के जितने भी बकाया जात हैं। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड डेफिनेशन के ऊपर। थर्ड डेफिनेशन बात करती है असेसमेंट सर्कल की। अब ये क्या है असेसमेंट सर्कल? सिंपली अगर हम असेसमेंट का मीनिंग देखें तो असेसमेंट कहते हैं तखमीना लगाना, तखमीनाकारी, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ का तयन करना, किसी चीज़ की तशखीस करना, कोई चीज़ डिटरमिन करना। असेसमेंट सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है? मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। पहली बात ग्रुप ऑफ स्टेट्स। अब ये पहले तो हमने ये देखना है कि स्टेट का क्या मतलब है। इस स्टेट का मतलब समझने के लिए अगर आप इसी सेक्शन 4 की पार्ट 9 में चले जाएं तो पार्ट 9 डिफाइन करता है स्टेट को। पार्ट 9 कहता है स्टेट मीन्स एनी एरिया। अब उसमें आगे फर्दर 3 चीजें बताई गई हैं। कोई भी एरिया, नंबर 1 फॉर विच अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हैज बीन मेड। किसी ऐसा एरिया जिसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया गया है, अलग से
उसकी मलकियत का रिकॉर्ड बनाया गया है, उसको कहा जाता है स्टेट। नंबर 1। सेकेंडली, और स्टेट मीन्स एनी एरिया विच हैज बीन सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, या कोई भी ऐसा एरिया जिसको सेपरेटली असेस किया गया है, यानी कि अलग से उसको आप डिटरमिन कर देते हो कि फलां लैंड से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। सेपरेट असेसमेंट हो गई है। पहली बात, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बना दिया है। सेकेंडली, सेपरेटली असेस कर दिया है। थर्डली, विच द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय जनरल रूल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी इन एन स्टेट, या फिर तीसरी बात कि वो एरिया भी स्टेट कंसिडर किया जाएगा जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के तहत डिक्लेयर कर दिया है कि फलां जगह जो है वो स्टेट है। अब स्टेट को अगर हम नॉर्मल जबान में पढ़ें तो इसका मतलब है मौजा। इस क्लॉज 9 के अकॉर्डिंग स्टेट मीन्स एनी एरिया जिसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया गया है, जिसको सेपरेटली असेस किया गया है, या कोई भी ऐसा एरिया जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू स्टेट डिक्लेयर कर रहा है। स्टेट का मतलब समझ में आ गया। अब फिर आ जाते हैं क्लॉज 3 के ऊपर, जो कि असेसमेंट सर्कल को डिफाइन कर रही थी। असेसमेंट सर्कल मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट which in the opinion of the board of revenue to be recorded in an order in writing are sufficiently homogeneous to admit of the common set of the rates being used as a general guide in calculating the land revenue to be assessed upon them। अब इस डेफिनेशन के अंदर दो चीजें यूज हुई हैं, होमोजीनियस और दी कॉमन सेट ऑफ द रेट्स बीइंग यूज्ड। अब इस असेसमेंट सर्कल में कहा गया है कि इन तमाम मौजों को इकट्ठा करके जिसके को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग उसको ये लगता है कि कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिन पर एक ही तरह की प्रोड्यूस की जा रही है, यानी कि ऐसी ज़मीन जिस पर एक ही तरह की फसल उगाई जा रही है, एक ही तरह का इरिगेशन सिस्टम है, एक ही तरह से उस ज़मीन पर जो है वो हर चीज़ की जा रही है। तो ऐसी ज़मीनें जिनकी प्रोड्यूस सेम है, होमोजीनस हैं, तो ऐसी सूरत में इन तमाम मौजों को इकट्ठा करके और फिर इकट्ठा उनका लैंड रेवेन्यू असेस किया जाता है, उसको कहते हैं असेसमेंट सर्कल। यानी कि अब कुछ ज़मीनें जो कि एक ही तरह की प्रोड्यूस दे रही हैं, उनको अलग अलग असेस करने के बजाय इस बर्डन को कम करने के साथ असेसमेंट सर्कल बना दिया गया है। उन तमाम मौजों को इकट्ठा कर लिया गया है कि अगर एक चीज़ बिल्कुल सेम है, सेम तरह से उनको इरिगेट किया जा रहा है, तो फिर उनका लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करके उनको असेस किया जाता है कि इन तमाम ज़मीनों पर एक ही तरह का रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। सो सिंपली असेसमेंट सर्कल बनाने के पीछे का मकसद ओवरबर्डनाइजेशन को कम करना था। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ डेफिनेशन के ऊपर। फोर्थ डेफिनेशन बताती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अब किस तरह से डिफाइन किया है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीन्स द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर द वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है। यानी कि इस जो एक्ट है इसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिफाइन नहीं किया गया। सिंपली अगर हम कहें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द एपेक्स अथॉरिटी फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर्स। लाइक at provincial level, High Court is the apex authority, while at the district level, Session Court is the apex authority. So same is the case for the revenue officer. Board of the Revenue is the apex authority for those officers. उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट डिफाइन करता है बाउंड्री मार्क को। अब बाउंड्री मार्क की क्या डेफिनेशन दी गई है? means any erection whether of the earth stone or any other material, any hedge or the strip of ground or other object or mark whether natural or artificial set up employed or specified by revenue officers having authority in that behalf to designate the boundary of any division of the land. बाउंड्री मार्क का सिंपली मतलब है मार्क्स लगा देना, निशानदेही कर देना। एक जमीन को दूसरी जमीन से अलग करने के लिए जो निशानात लगाए जाते हैं उनको कहते हैं बाउंड्री मार्क। अब ये किसी भी तरह की कोई भी इरेक्शन हो सकती है, चाहे वो स्टोन के जरिए हो या किसी भी
हैज के जरिए कोई फेंस वगैरह लगा देते हैं, कोई झंडे वगैरह गाड़ देते हैं, चाहे वो नेचुरल वे में है या आर्टिफिशियल वे में है, ताकि एक जमीन को दूसरी जमीन से अलग किया जा सके। अब ये जो निशानदेही कौन करता है, ये डिमार्केशन कौन करता है, हदबंदी कौन करता है? रेवेन्यू ऑफिसर। मालिक खुद अपनी जमीनों पर निशानात नहीं लगाएंगे, बल्कि रेवेन्यू ऑफिसर जो कि इस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है, वो जमीनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनके ऊपर निशानात लगाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 6 डेफिनेशन के ऊपर, जो कि बात करता है कमेंसमेंट की। अब एग्रीकल्चर ईयर की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हमने कहा था कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई। सो कमेंसमेंट सिंपली मीन्स स्टार्टिंग पीरियड। Commencement shall mean the day on which this act or any provision thereof, as the case may be, comes into operation। कमेंसमेंट को डिफाइन करने के लिए कहा गया है कि वो दिन जिस दिन से ये लैंड रेवेन्यू एक्ट पूरा का पूरा या इसकी कोई भी प्रोविजन जो है वो अमल में लाई गई है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कराया गया है। सो कमेंसमेंट मीन्स स्टार्टिंग डे, स्टार्टिंग पीरियड, जिस दिन से शुरुआत की जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं 7th डेफिनेशन के ऊपर, जो कि बात करता है डिफॉल्टर की। नाउ हु इज द डिफॉल्टर? डिफॉल्टर मीन्स अ पर्सन लायबल फॉर एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल एज अ श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द एरियर। पहली बात जिसके ऊपर एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू की लाइबिलिटी आ जाती है। अब जब हम एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू को पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि एरियर्स का मतलब है बकाया जात जो कि अनपेड है। इसमें कहा गया है कि वो बंदा जिसके ऊपर इन एरियर्स की लाइबिलिटी आ रही है, जिसने ये लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, जिसकी जमीन का रेवेन्यू अनपेड है, उस लाइबिलिटी वाले पर्सन को कहा जाता है डिफॉल्टर, के उसने डिफॉल्ट किया है, उसने पैसे जमा नहीं कराए, रेवेन्यू जमा नहीं कराया। या सेकेंडली a person who is responsible as a surety for the payment of the arrear। सेकेंडली इसमें श्योरिटी को भी इंक्लूड किया गया है। अब नाउ श्योरिटी कौन है? श्योरिटी का मतलब है कि वो बंदा जिसने एरियर्स पे नहीं किए, उसके बिहाफ पर उसका कोई जमानती है जो जमानत दे रहा था कि अगर इसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया तो इसकी जगह मैं पे करूंगा। तो इस श्योरिटी को भी इस डेफिनेशन के अंदर डिफॉल्टर कंसिडर किया है। पहली बात कि वो खुद बंदा जो पे नहीं करा, सेकेंडली जो उसका जमानती है वो भी डिफॉल्टर कहलाएगा इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं 8th डेफिनेशन के ऊपर। 8th डेफिनेशन कहती है इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का क्या मतलब है? इनकम्ब्रेंस मीन्स अ चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट द लैंड अराइजिंग आउट ऑफ द प्राइवेट ग्रांट और दी कॉन्ट्रैक्ट। अब इनकम्ब्रेंस का सिंपली मतलब है रिकावट। अब किस तरह की रिकावट है? यानी कि कोई भी ऐसी जमीन जो प्राइवेट ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रही है और उस पर किसी तरह का कोई चार्ज है या किसी भी तरह का कोई क्लेम है। अब चार्ज या क्लेम से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल चार्ज का मतलब इस तरह से लिया जाता है कि अगर तो किसी बंदे ने कोई जमीन मॉर्गेज कर दी है, किसी को के पास गिरवी रखवा दी है, लीज आउट कर दी है, किसी को रहन के तौर पर दे दी गई है, और या फिर उस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज है, तो वो जमीन फर्दर सेल आउट नहीं हो सकती। या फिर अगर किसी जमीन के ऊपर किसी तरह का कोई क्लेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जमीन के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई स्टे लगा दिया है, कोई टेम्पररी या परमानेंट इंजंक्शंस ग्रांट कर दी हैं और वो जमीन फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो ऐसी जमीन जिसके ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज लग गया हो या कोई भी क्लेम हो, कोई रुकावट लग गई हो उस जमीन के ऊपर चार्ज या क्लेम की सूरत में, तो उस जमीन को फर्दर सेल नहीं किया जा सकता। सो इसीलिए जब कभी भी जमीन बाय करनी होती है तो दूसरा बंदा हमेशा यही कहता है कि इस जमीन को मुझे हर तरह की इनकम्ब्रेंसी से पाक करके सेल आउट करो, यानी कि इस जमीन पर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना हो, चाहे वो चार्ज की सूरत में है या क्लेम की सूरत में। उसके बाद आ जाती है क्लॉज 9। क्लॉज 9 बात करती है स्टेट की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज 10। क्लॉज 10 बात करती है होल्डिंग की। नाउ व्हाट इज द होल्डिंग? होल्डिंग मींस a share or portion of an estate
held by one land owner or jointly by two or more land owners। अब जब हम स्टेट को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि बड़े बड़े रकबों को छोटे छोटे रकबों में डिवाइड कर लिया जाता है, जिनको कहा जाता है मौजा या स्टेट, जिन पर लैंड रेवेन्यू असेस करना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए इजी हो जाता है। सो इस होल्डिंग में कहा गया है कि उस मौजे के अंदर अगर किसी पर्सन का कोई शेयर है या पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मौजा है और उसमें किसी का 5 एकड़ रकबा जो है वो उसका मालिक है, तो वो उसकी होल्डिंग कहलाएगी। या फिर अगर उसी होल्डिंग के अंदर एक या एक से ज्यादा लैंड ऑनर्स हैं, ज्वाइंटली वो लैंड ऑनर्स हैं, मुश्तरका मालकान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 5 एकड़ है तो उसमें मेरे साथ मेरा भाई भी मालिक है, तो वो को शेयरर हो गया। सो सिंपली होल्डिंग मीन्स कि किसी एक रकबे के ऊपर किसी बंदे का जो पोर्शन है या उसका शेयर है उसको कहा जाता है होल्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं 10A के ऊपर। 10A बात करती है इरिगेटेड लैंड की। इरिगेटेड लैंड से क्या मुराद है? मींस एनी लैंड इरिगेटेड बाय कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, कारेज, स्प्रिंग और बाय एनी अदर आर्टिफिशियल मींस ऑफ द इरिगेशन। यानी कि कोई भी ऐसी जमीन जिसको किसी कैनाल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, किसी कुएं के थ्रू या किसी चश्मे के थ्रू सैराब किया जाता हो, चश्मे से सैराब किया जाता हो, तो उस लैंड को कहते हैं इरिगेटेड लैंड। और ये जो इरिगेटेड लैंड होती है इसके ऊपर लैंड रेवेन्यू ज्यादा होता है। उसके बाद आ जाते हैं 11 क्लॉज के ऊपर। 11 क्लॉज कहती है कानून गो। कानून गो शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ सुपरविजन तपेदार। अब ये कानून गो कौन होता है? अब अगर हम पोजीशन वाइज देखें तो हमारे पास सबसे ऊपर आ जाता है तहसीलदार। तहसीलदार के बाद जो पोजीशन आती है वो उसको कहते हैं कानून गो, और उससे नीचे जो होता है वो हमारे पास हमारा पटवारी है। सो तहसीलदार और पटवारी के दरमियान की जो पोजीशन है उसको कहते हैं कानून गो। यानी कि पटवारी जो भी रिकॉर्ड तैयार करता है उसके तैयार किए हुए रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन कौन करता है? वो कानून गो करता है। यानी कि जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनके अंदर पटवारी को गाइड किया जाता है कानून गो की तरफ से। उसके बाद आ जाते हैं 13 क्लॉज के ऊपर। 13 क्लॉज बात करती है लैंड ऑनर की। अच्छा, इसके साथ हमने 12 क्लॉज छोड़ दी है जो कि बात कर रही है लैंड लॉर्ड की। अब इन दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं। लैंड लॉर्ड सबसे पहले, लैंड लॉर्ड मीन्स अ पर्सन अंडर हुम अ टेनेंट होल्ड्स द लैंड। सबसे पहली बात कि वो बंदा जिसके अंडर टेनेंट कोई जमीन होल्ड कर रहा है, यानी कि कोई मजेरा जो है वो किसी जमीन को होल्ड कर रहा है। एंड टू हुम अ टेनेंट इज बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड। और जिसके अंदर वो टेनेंट लायबल है कि जो जमीन वो होल्ड कर रहा है उस जमीन का वो रेंट पे करेगा उस लैंड पर्सन को, तो उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड। एंड शेल इंक्लूड अ लेसी ऑफ द सच पर्सन। और तीसरी बात इसमें कौन इंक्लूडेड है? लेसी ऑफ द सच पर्सन। यानी कि अगर किसी को जमीन लीज आउट की जा रही है तो वो जो लेसर है वो भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में ही आ जाएगा। और इसके साथ ही एंड द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफ द सच पर्सन, या फिर वो टेनेंट जिसके प्रीडिसेसर या सक्सेसिव इंटरेस्ट जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, उनको भी लैंडलॉर्ड ही कंसिडर किया जाएगा। अब इस लैंडलॉर्ड की अगर हम डेफिनेशन के अंदर देखें तो कहीं भी वर्ड लैंड ऑनर यूज नहीं किया, यानी कि एक लैंडलॉर्ड लैंड ऑनर भी हो सकता है। पहले वर्ड को अगर आप देखें, अ पर्सन, कोई भी बंदा, स्पेसिफिकली लैंड ऑनर नहीं कहा गया, लेकिन लैंड ऑनर भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में इंक्लूडेड है कि अगर तो कोई लैंड ऑनर अपनी की कोई जमीन किसी मजेरे को देता है तो उसको भी लैंडलॉर्ड ही कंसिडर किया जाएगा। उसके साथ आ जाता है 13 क्लॉज में लैंड ऑनर। लैंड ऑनर इंक्लूड्स अ पर्सन टू हुम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और एन एस्टेट और होल्डिंग हैज बीन लेट इन फॉर्म अंडर दिस एक्ट। अब पहली बात, जिसको कोई होल्डिंग ट्रांसफर की गई है। अब होल्डिंग क्या है? हमने ऊपर पढ़ा कि जमीन का कोई भी हिस्सा जिसके आप मालिक हैं वो आपकी होल्डिंग कहलाएगी। अब स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया कि वो जमीन का मालिक ही है, कहा गया कि अगर उसको कोई जमीन ट्रांसफर की गई है। अब कैसे ट्रांसफर होती है कि अगर कोई जमीन का मालिक जो अपनी जमीन का रेवेन्यू पे नहीं करता,
आफ्टर द सक्सेसिव नोटिस बाय द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ऐसी सूरत में फिर उसकी ज़मीन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उसको कहा जाता है कि पहले वो इस ज़मीन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू दे और उसके बाद वो इस ज़मीन से फ़ायदा हासिल कर सकता है. सो स्पेसिफिकली नॉट द पर्सन हु इज़ द ऑनर ऑफ द लैंड बट द वन टू whom a holding has been transferred for the recovery of the area of the land revenue. वही बात जो अभी हमने की. और any other person who is in possession of an estate or any share or portion thereof or in the enjoyment of the any part of the profits of the estate but does not include a tenant. या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिसके पोजेशन में कोई एस्टेट है और वो उसको इंजॉय कर रहा है, उसके ऊपर से प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है, लेकिन वो पर्सन टेनेंट नहीं है, वो भी लैंड ऑनर कंसिडर किया जाएगा. फिर 14 क्लॉज डिफाइन करती है लैंड रेवेन्यू को. लैंड रेवेन्यू क्या है? मीन्स द लैंड रेवेन्यू असेस्ड और असेसेबल अंडर दिस एक्ट. वो लैंड रेवेन्यू जो कि इस एक्ट के अंदर असेस किया जा रहा है, तयन किया जा रहा है, और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स एनी रेट्स इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एंड ड्यू टू द इरिगेशन. सो पहली बात, इस डेफिनेशन के अंदर लैंड रेवेन्यू जिसको असेस किया जा चुका है या फिर जो असेसेबल है इस एक्ट के अंदर, या फिर कोई भी ऐसी ज़मीन जो कि इरिगेटेड लैंड है. हमने पहले ही कहा कि इरिगेटेड लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द अनइरिगेटेड लैंड. सो अगर तो कोई ऐसी लैंड है जो पहले अनइरिगेटेड थी लेकिन वो बाद में इरिगेटेड लैंड की कैटेगरी में आ गई, तो जब उसका लैंड रेवेन्यू असेस किया जाएगा तो फिर उसका इरिगेटेड लैंड के अकॉर्डिंग किया जाएगा और फिर वो पर्सन को पे करना पड़ेगा. उसके बाद है 15 क्लॉज जो कि बात करती है लीगल प्रैक्टिशनर की. लीगल प्रैक्टिशनर मींस एनी लीगल प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग्स ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879. यानी कि इस लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 के अंदर जो भी लीगल प्रैक्टिशनर है उसको कहा जाएगा, यानी कि सिंपली जो हमारे वकला वगैरह हैं उनको लीगल प्रैक्टिशनर कहा जाता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सेक्शन 4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967. हमने इसमें कुछ 15 डेफिनेशंस डिस्कस कर ली हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम 15 से आगे बाकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज.